हेलो एवरीवन। मैं हूँ डायना और आज हम बात करने वाले हैं थ्योरीज इन क्रिमिनोलॉजी की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था पहली वीडियो में कि क्रिमिनोलॉजी क्या है, उसकी डेफिनेशन देने की मैंने कोशिश की थी, जिसे सबसे अच्छे से एक्सप्लेन किया था एडविन सदरलैंड ने। और उनकी जो डेफिनेशन थी उसका ये कहना था कि जो क्रिमिनोलॉजी है ना, ये स्टडी है मेकिंग ऑफ लॉज, यानी कि कानून कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है सोसाइटी में। फिर है ब्रेकिंग ऑफ लॉस, कि जो कानून बन रहा है तो ये टूट कैसे रहा है, कौन तोड़ रहा है, क्यों तोड़ रहा है। एंड लास्ट में सोसाइटी का जो रिएक्शन है ना इस पूरे प्रोसीजर में, कि पहले लॉ बने, फिर वो टूटे, क्यों टूटे, किस लिए टूटे, कैसे टूटे। अगर टूट रहे हैं तो जो तोड़ रहा है उसके साथ कैसे डील करना है बाद में। तो इसमें सोसाइटी का जो रिएक्शन था हमने उसकी बात की थी। बहुत सिंपल वे में हमने इसको समझने की कोशिश की थी। अब इसी में हम आगे बढ़ने वाले हैं थ्योरीज की, कि जैसे धीरे धीरे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ वैसे ही ये जो क्रिमिनोलॉजी की जो थ्योरीज है ना इसमें भी इवोल्यूशन हुआ। ठीक है। स्टार्टिंग में एकदम कॉम्प्लेक्स थ्योरीज नहीं थी, बहुत सिंपल वे में हमने, क्योंकि जैसी सोसाइटी वैसा एक्सप्लेनेशन, यानी कि नॉन साइंटिफिक सोसाइटी तो नॉन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, साइंटिफिक सोसाइटी तो फिर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। ठीक है। तो आज हम आगे बात करने वाले हैं इसी थ्योरीज में से एक इम्पोर्टेंट थ्योरी की, जिसे हम फर्स्ट थ्योरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिमिनोलॉजिकल थ्योरीज जो है ना, ये आई थी कि ये जो चेंजिंग नेचर है क्राइम का, क्रिमिनल्स का, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर का, इसे समझने के लिए, कि ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे ये जो डेवलपमेंट हुआ कि क्राइम का नेचर, अब स्टार्टिंग से तो साइबर क्राइम हुआ नहीं करते थे वो आज की डेट में, क्योंकि आज टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं। तो उसी तरह से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले क्राइम जो थे वो काफ़ी सिंपल नेचर के हुआ करते थे। लॉज भी वैसे ही थे, बहुत सिंपल लॉज भी थे एंड सिंपल क्राइम भी था। लेकिन आज लॉज भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एंड सो इज़ द क्राइम। ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ, देखते मतलब हम उसी को देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं द डीमोनोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जिसे हम प्री क्लासिकल स्कूल भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन जो है उस पे हम रिलाई कर रहे हैं मेनली। इसी के बारे में आज ये वीडियो है, तो इसके बारे में हम आराम से बात करेंगे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, ये जो क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी है ना, ये आया था 18th सेंचुरी में। एंड यहाँ पे हमने देखा था कि रैशनैलिटी, यानी कि लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राइम। ठीक है। कि यहाँ पे इंसान अपनी मर्जी से क्राइम कर रहा है, फ्री विल, कि क्राइम जो है वो अपनी मर्जी से एक इंसान कर रहा है और उसको पता है कि इसका क्या रिजल्ट हो सकता है। ठीक है। एंड इसीलिए यहाँ पे पनिशमेंट की भी हमने बात की थी, कि जो पनिशमेंट है ना वो क्राइम के अनुसार होना चाहिए, यानी कि उसे फिट होना चाहिए। क्राइम शुड, पनिशमेंट शुड बी फिटिंग टू द क्राइम, उसकी हमने बात की थी। ठीक है। फिर हम आगे जब हम बढ़ते हैं तो आता है 19th सेंचुरी, जहाँ पे हमारा राइज हुआ था पॉजिटिविस्टिक स्कूल, यानी कि साइंटिफिक स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। और इसके जो थिंकर्स थे वो थे सिजार लमरोसो, जिसे हम फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी भी कहते हैं। एंड फिर एनरिको गारोफेलो, एनरिको फेरी एंड रफेल गारोफेलो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड उसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस की क्राइम के टुवर्ड्स। ठीक है। फिर कंटेम्प्रेरी क्रिमिनोलॉजी, यानी कि जो मॉडर्न डे, जो अभी ये करंट टाइम पीरियड में चल रहा है ना उसकी। ठीक है। तो ये जो काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव्स है ना, यानी कि सोशल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है। तो इन सब का जो इन्फ्लुएंस है टुवर्ड्स क्राइम। ठीक है। एंड किस तरह से इस हॉलिस्टिक अप्रोच, क्योंकि हम इतने सारे फैक्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो किस तरह से इस अप्रोच के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं क्राइम को समझने की भी एंड उसे प्रिवेंट, यानी कि उसे रोकने की भी। ठीक है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द क्लासिकल थ्योरी टाइपोलॉजीज, जैसे कि मैंने कहा था कि डिमोनोलॉजिकल जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो वो है प्री क्लासिकल, फिर हमने बात किया था क्लासिकल। तो इसके अलावा एक तीसरा भी है न्यू क्लासिकल। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा हो सकता है मे बी, बट इट्स नॉट दैट टफ। ओके, सो प्री क्लासिकल, जिसके बारे में ये वीडियो मेनली है, प्री क्लासिकल एंड डिमोनोलॉजिकल, ये दोनों का मतलब एक ही है। अगर कोई प्री क्लासिकल से रिलेटेड आप क्वेश्चन देख रहे हो अपने एग्जाम में, और अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, प्री क्लासिकल ही डिमोनोलॉजिकल है। फिर उसके बाद में है क्लासिकल। प्री क्लासिकल में जैसे कोई एग्जैक्ट थिंकर नहीं है, उसका कोई प्रोपोनेंट नहीं है, वो एक
जस्ट एक सिस्टम के बेसिस पे हमने ऑब्जर्व किया है। लेकिन क्लासिकल स्कूल में थिंकर्स हैं, एंड क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज में से एक, बिकॉज इसने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। एंड ये हमारे सामने है यहाँ पे सिजार बेकारिया, ठीक है। एंड इन्हीं के साथ में एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है जो इसी थ्योरी में प्रोपोनेंट है, उनका नाम है जेरेमी बेंथम। एंड इन दोनों ने इस क्लासिकल थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस दिए थे। इन्हीं का ये कहना था जो क्राइम है वो एक रैशनल एक्ट है एंड फ्री विल, यानी कि अपनी मर्जी से हो रहा है, और इसीलिए इसकी जो पनिशमेंट है वो स्विफ्ट होनी चाहिए, यानी कि जल्दी होनी चाहिए, सीवियर होनी चाहिए, यानी कि ग्रेविटी, यानी कि उनका जो आप कह सकते हो कि अमाउंट है, मात्रा जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और सर्टेन, यानी कि पनिशमेंट ये होना ज़रूरी है। आप पनिशमेंट किसी को दो या ना दो वो पता नहीं, लेकिन उसका रूल होना ज़रूरी है। वो चीज़ अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए कि अगर वो एक एक्ट कर रहे हैं तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए या फिर हो सकता है, उसके बारे में उनको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं न्यू क्लासिकल में। यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे गिब्रिल टार्ड, टार्डे जिसको आप कह सकते हो, एंड 1970s में 60s में इस थ्योरी में काफ़ी काम हुआ था। सो अगर आप बहुत ध्यान से इन तीनों के टाइम फ्रेम में देखो तो ये है हमारा 12th या फिर 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स टू 17th सेंचुरी आप कह सकते हो, ये वाली प्री क्लासिकल थ्योरी। फिर क्लासिकल थ्योरी जो है वो 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हमें देखने को मिलती है विद द राइज ऑफ क्लासिकल थिंकर सिजार बेकारिया, एंड फिर न्यू क्लासिकल जो कि 1970s के टाइम पे देखने को मिलती है। सो मूविंग फॉरवर्ड, द डीमोनोलॉजिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो ये जो वर्ड है आप देख सकते हो डीमन, इससे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ तो अलग बात चल रही है। सो इसे मैं अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो इट्स बेसिकली अबाउट कि ये एक ऐसे टाइम पीरियड की बात कर रहा है जब कोई रिटन लॉ नहीं था, लाइफ बहुत सिंपल हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे एंड बहुत सिंपल सोसाइटी हुआ करती थी। लोग सिर्फ अपना काम करते थे, घर जाते थे, सो जाते थे, लाइक बहुत फ्यूचर ओरिएंटेड या फिर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं था, लाइक सिंपल सोसाइटी थी, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में ना अगर आप सोशल स्ट्रक्चर भी देखो तो यहाँ पे चर्च जो था वो डोमिनेटिंग बॉडी थी, वही सब कुछ देखती थी, चर्च का ही राज था, ठीक है। जैसे अगर आप इंडियन कास्ट सिस्टम में नोटिस करो तो ब्राह्मण क्लास थे, फिर उसके बाद में क्षत्रिय थे, फिर उसके बाद में बाकी के जो लोग हैं वो, ऐसे ही वेस्टर्न वर्ल्ड में पहले चर्च या फिर पोप, उसके बाद में किंग, फिर उसके बाद में जो प्रजा थी उनकी द पीपल, वो आते थे, ठीक है। तो अगर अब इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूं तो ये जो प्री क्लासिकल स्कूल है क्रिमिनोलॉजी का, जिसे हम डिमोनोलॉजिकल स्कूल भी कहते हैं, ये मिडिल एजेस में आया था। यानी कि इस टाइम पे लोगों का क्या मानना था कि ये जो क्रिमिनल बिहेवियर है ना, ये एक सुपर नेचुरल इन्फ्लुएंस या फिर एक डिमोनिक पोजेशन की वजह से हो रहा है। यानी कि एक इंसान अपनी मर्जी से कोई क्राइम नहीं कर रहा है, वो एक सीधा साधा इंसान है, पर उसके बॉडी में कोई शैतानी शक्ति आ रही है या फिर वो किसी शैतानी शक्ति के वश में है, कोई इवल स्पिरिट है, कोई इवल फोर्स है, कोई डीमन है जो उससे ये क्राइम करवा रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। इसलिए जब यहाँ पनिशमेंट भी मिलती थी ना, वो काफी हार्श हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि सजा जो है वो उस इंसान को नहीं मिल रही है, वो सजा जो है उस आत्मा को मिल रही है जिसे हम उस इंसान की बॉडी से बाहर कर देना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो सजाएं जो यानी कि पनिशमेंट हुआ करती थी उसका नेचर भी बहुत ब्रूटल, बहुत हार्श हुआ करता था। जैसे कि ट्रायल बाय फायर, यानी कि आग से उस इंसान को झुलसा देना, या फिर स्टोन पेल्टिंग, यानी कि पत्थरबाजी करके उसे मारना, विच हंटिंग, विच क्राफ्ट में जो लोग इन्वॉल्व होते थे उन्हें पूरे गांव के सामने या तो बेइज्जत कर देना, या फिर उन्हें गांव से बाहर निकाल देना, या फिर उन्हें जलाकर मार डालना, उस टाइप की चीज़ें। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा थी, बिकॉज़ लोगों में एजुकेशन नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी, तो लोग बहुत सोचते नहीं थे चीज़ों को। उन्होंने देखा चर्च ने बोला तो उन्होंने कर दिया, उस तरह से था। इसकी वजह से क्या होता था कि जो पनिशमेंट में इनका ये कहना था कि अगर जो इंसान जिसकी बॉडी में डीमन आया है, पोजेस किया है, और अगर वो इस पनिशमेंट से बच जा रहा है, मतलब वो इंसान इसमें जी गया, तो वो एक प्योर सोल है, अब वो फ्री है,
ठीक है, वो डीमन उसके शरीर से भाग गई। अब इसमें क्या है कि जब वो इंसान ज़िंदा बच भी जा रहा हो, तो कई बारी वो पागलपन का शिकार भी हो सकता है, बिकॉज़ इट्स अ मेंटल टॉर्चर ओनली। फिज़िकल एंड मेंटल टॉर्चर दोनों हैं ये, मानसिक और शारीरिक, ठीक है? तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिस्टम था अगर आप ध्यान से सोचो तो। एंड लोगों को अपना फ्री विल नहीं था, लोग अपना लिबर्टी के साथ नहीं जी रहे, लोगों में कोई फ्रीडम नहीं है, वो एक डर से जी रहे हैं कि चर्च अब पता नहीं अगला क्या बोल दे, तो उसके हिसाब से हमें जीना है। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है ना क्राइम का, वो सब रिलीजियस उस पे बेस्ड है, ठीक है? इसलिए क्राइम को हम यहाँ देख रहे हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ इवल स्पिरिट्स या फिर डेविल्स वर्क, ठीक? तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि डेविएंट बिहेवियर जो है ना, अब इसका एक्सप्लेनेशन ये रिलीजियस वे में कैसे आ रहा है, ठीक है? उसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले है रिलीजियस एक्सप्लेनेशन, कि जो प्रिवलेंस है ना बिलीफ का, ये लोगों में जो फैला हुआ था, ये एक सीधा साधा एक्सप्लेनेशन था एक ऐसे टाइम पीरियड में जब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन था ही नहीं, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं, दूर दूर तक नहीं थी। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक इंसान है, उसके शरीर में कोई आत्मा आ रही है और वो उससे ये क्राइम करवा रही है, तो इसीलिए पनिशमेंट जो थी ना, वो इस स्कूल के जितने भी बिलीवर्स जो थे, यानी कि जो उस टाइम का चर्च या फिर पोप था, तो उनका ये कहना था कि पनिशमेंट ना बहुत कड़ी होनी चाहिए, यानी कि बहुत हार्श होनी चाहिए, बहुत ब्रूटल होनी चाहिए। और ये इंसानी तो थी नहीं, बिकॉज़ हम तो इंसान को पनिश ही नहीं कर रहे ना। हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव इंसान तो है ही नहीं कि क्राइम है तो हमें उसे सुधारना है या फिर उस इंसान को बचाना है कि क्या सज़ा देना है। ऐसा तो हमारा कहना था ही नहीं, कंसर्न ही नहीं था। हमारा कहना था कि इसे कड़ी से कड़ी सज़ा दो, क्योंकि इस इंसान के शरीर में कोई आत्मा है। हम पनिश एक सेकेंडरी बॉडी को कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए यहाँ पे टॉर्चर को लोग मानते थे, एग्ज़ीक्यूशन यानी कि मरवा देना, खत्म कर देना, उस तरह से। क्योंकि हम यहाँ पे एक टेक्निकली एग्जॉर्सिज्म की बात कर रहे हैं कि हम एक डीमन को बाहर निकालने के लिए एग्जॉर्सिज्म कर रहे हैं, यानी कि जो भूत भगाने की विद्या होती है उसका यूज कर रहे हैं हम बेसिकली। अगला इज योर लैक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस। एम्पिरिकल एविडेंस रिसर्च स्टैटिस्टिकल वर्ड है ये, कि जब एक इंसान खुद से जाकर फील्ड में उतरकर अगर वो खुद डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो क्योंकि हमें एक साइंटिफिक जब एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, तो हमें उसके लिए फैक्ट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं, तो वो फील्ड में जाकर ही होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि यहाँ पे चर्च ने जो बोल दिया, पोप ने जो बोल दिया, हम उसे फॉलो करने वाले थे बाय हार्ट। तो जो डिमोनोलॉजिकल स्कूल है ना, यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो सोशल ऑर्डर है ना, इसे चर्च चला रहा है। इसकी वजह से लोगों में बहुत फियर है, यहाँ तक कि राजा भी इससे बच नहीं सकता था। अगर चर्च ने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि राजा के खिलाफ है, तो उसे भी मानना पड़ेगा, वो कुछ कर नहीं सकता था इसमें, क्योंकि चर्च की इतनी ज़्यादा चलती थी। आप इस चीज़ को ऐसे समझने की कोशिश कर सकते हो। मैं बार-बार इसे चर्च क्यों कह रही हूँ, बिकॉज़ जो उद्भव हुआ है ना क्रोनोलॉजी का, यानी कि जो इवोल्यूशन हुआ है, आया है, ये सब वेस्टर्न वर्ल्ड से आया है। यूरोप, जैसे मैंने कहा कि क्लासिकल स्कूल के थिंकर जो थे, सीज़र बेकारिया, ये एक इटालियन पर्सन थे। सो ये पूरा इवोल्यूशन, ओरिजिन, ये सब वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ है। तो इसीलिए मैं उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे समझा रही हूँ, ना कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है? सो यहाँ पे एम्पिरिकल एविडेंस, कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, एम्पिरिकल एविडेंस नहीं था, और इसीलिए हमने सोशल फैक्टर्स को नहीं देखा, इकोनॉमिक फैक्टर्स को नहीं देखा, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को नहीं देखा। जैसे कि कोई इंसान भूखा है, उसके पास पैसे नहीं है, और वो चोरी करके कुछ खाने का सामान चुरा कर खाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे अपना पेट भरना था। अब इसे ये कह देना कि भई इसके शरीर में कोई आत्मा है, तो चलो इसे पत्थर मार के खत्म कर देते हैं, ये गलत है। दिस इज़ नॉट एट ऑल फिटिंग द क्राइम, जिसे क्रिटिसाइज किया था सीजर बेकारिया ने। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड पॉइंट, विच इज डिक्लाइन ऑफ द डिमोनोलॉजिकल स्कूल, ठीक है? अब ये जो डिमोनोलॉजिकल स्कूल था ना, ये तो रिलाई ही कंप्लीटली सुपरस्टिशंस पर चल रहा था। इसीलिए ना ये कंप्लीटली फेल कर जाता है बहुत बेसिक सिंपल से रीजंस को समझने के भी टुवर्ड्स क्राइम। इसी की वजह से अल्टीमेटली इसका डिक्लाइन हो गया था, एंड इसे रिप्लेस किया था ज़्यादा से ज़्यादा रैशनल या फिर लॉजिकल बिलीव्स ने, ठीक है? और उन अप्रोचेस ने जहाँ पे हम कंसिडर करें क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी को, ठीक है? सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड इज द लिमिटेशन ऑफ द डिमोनोलॉजिकल स्कूल। अब क्या लिमिटेशंस है स्कूल की? तो इसमें आप सबसे पहले देख सकते हो जस्टिफिकेशन ऑफ इनह्यूमन पनिशमेंट्स, क्योंकि इन्होंने कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो दिया नहीं,
फिर उसके बाद में इतना ज़्यादा हार्श पनिशमेंट्स जिससे वो इंसान सर्वाइव ना कर पाए, या फिर जो सर्वाइव कर रहा है वो पागल ही हो जाए ऑलमोस्ट। कई बारी लोगों को सोसाइटी से बाहर कर देना, ऑस्ट्रिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, ऑस्ट्रासाइज कर देना लोगों को। तो ये जो डिमोनोलॉजिकल स्कूल है ना, इनका ये जो बिलीफ था कि डिमोनिक पोजेशन होता है एक इंसान के अंदर, और फिर हमें उसे इतनी कड़ी सजा देनी है, इतना इनह्यूमन पनिशमेंट देना है कि वो आत्मा उसके शरीर से भाग जाए, तो उसे इतना टॉर्चर करो या फिर उसे मार ही डालो, एक एक्सॉर्सिज्म कर दो। तो ये कंप्लीट जस्टिफिकेशन ही फेल हो जाता है, क्योंकि एक तो ये इनह्यूमन है, इसमें आप एक इंसान को तो रिफॉर्म करने की तो दूर दूर तक आप उसे इंसान कंसिडर ही नहीं कर रहे। ये जो क्राइम करा है आप उसे कंसिडर ही नहीं कर रहे कि ये इंसान है। ठीक है, तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था यहाँ पे। और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक थिंकिंग है ये। एंड दूसरा, फिर आप उसमें जस्टिफिकेशन भी दे रहे हो कि पनिशमेंट भी हमने इतनी खतरनाक रखी है। तो ये तो बिल्कुल भी, अब अगर कोई चर्च के अगेंस्ट जा रहा है तो उसे भी इतनी कड़ी सजा दे देना, तो कोई लिबर्टी नहीं है, लोग अपनी मर्जी से एक्ट ही नहीं कर सकते, हर दूसरे वक्त उन्हें डर कर जीना पड़ रहा था। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है लैक ऑफ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि हमने कोई ऑन फील्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, हमने कुछ समझने की कोशिश नहीं करी। ठीक है, एंड ये कम्प्लीटली रिलीजियस बेस्ड था कि रिलीजन ने जो बोल दिया, टेक्स्ट बुक में जो लिख दिया आप उसे ही फॉलो करो, अपना दिमाग नहीं लगा सकते, कोई अवेयरनेस नहीं है लोगों में, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। सो एक्सप्लेनेशन फॉर क्रिमिनल बिहेवियर लैक्ड empirical evidence and overlooked the actual social, economic, psychological factors that influence criminal activity. तीसरा, मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर थ्रू फियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि लोगों में कोई लिबर्टी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, लोग अपनी मर्जी के मालिक नहीं है, चर्च जो बोलेगा वो करना पड़ेगा, चर्च का डोमिनेंस ही मेन है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो डिमोनोलॉजिकल स्कूल है इसने ये देखा कि यहाँ पे सोशल ऑर्डर तो है, ऑर्डरलेस सोसाइटी नहीं है, सोशल ऑर्डर जरूर एग्जिस्ट करता है, लेकिन डर से, कि लोगों के मन में एक डर है कि उन्हें ये करना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है, एक टाइम पे आकर लोग रिबेल करेंगे, लोग अगेंस्ट खड़े होंगे। ठीक है, इसीलिए एक अल्टीमेटली एक अनसस्टेनेबल टाइम पीरियड आ ही गया था जब इसका डिक्लाइन ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिला था, और रैशनल साइंटिफिक अप्रोचेस यानी कि लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस जो है वो आने लग गई थी, जिसे हमने देखा था इन द फ्रेम ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी की। सो अब हम बात करें द राइज ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो जैसे हमने देखा कि जब हमने क्रिटिसाइज किया, लिमिटेशंस में देखा, तो अब आगे हम किसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, किसको हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्लासिकल स्कूल आता है, एंड इसमें है एमरजेंस। तो ये जो डिक्लाइन आया डिमोनोलॉजिकल स्कूल का एंड राइज हुआ क्लासिकल स्कूल का, यहाँ पे हमने साइंटिफिक अप्रोचेस, लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस की बात की थी। क्योंकि यहाँ पे जब सिजार बेकारिया ने सबसे पहले अपना वर्क पब्लिश किया था, विच वाज क्राइम एंड पनिशमेंट, तो यहाँ पे उन्होंने चर्च को बहुत क्रिटिसाइज किया था। 1764 में शायद उन्होंने ये काम रिलीज किया था, एंड फिर उनका ये जो काम है इसे बैन कर दिया था चर्च ने फॉर द नेक्स्ट 200 ईयर्स, क्योंकि उन्होंने इतनी बुरी तरीके से चर्च को क्रिटिसाइज कर दिया था, उसकी वर्किंग्स को क्रिटिसाइज कर दिया था, तो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ ना ले और वो आगे ना बढ़ पाए इस चीज़ को लेकर, उनमें कहीं ये अवेयरनेस ना आ जाए, तो उन्हें दबाने के लिए उनके उस काम को बैन कर दिया था। इसके बारे में हम अगली वीडियो में अच्छे से बात करने वाले हैं। देन इज द एम्फेसिस ऑन एम्पिरिकल एविडेंस। अब क्योंकि साइंटिफिक और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आया है, तो हम एक्चुअल फैक्ट्स की बात करेंगे, स्टैटिस्टिक्स देखने की कोशिश करेंगे। अब स्टैटिस्टिक्स तो नहीं देख रहे, लेकिन एटलीस्ट कहीं ना कहीं हमें कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो देखनी ही है। तो यहाँ पे एम्पिरिकल एविडेंस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो गया था, एंड यहाँ पे हमने पढ़ना स्टार्ट किया था सोशल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ हम सुपरस्टिशियस और फिर ये सुपर नेचुरल बिलीफ पर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगला, रिहैबिलिटेशन, यानी कि अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसे सुधारो, उसको सुधारने पर हमने फोकस करना स्टार्ट किया था। इसलिए हमने यहाँ पे देखा था कि जो पनिशमेंट है ना, ये इलॉजिकल नहीं है, ये बेसिर पैर की नहीं है, ये पनिशमेंट मीनिंगफुल होने लग गई थी। तो जो क्लासिकल स्कूल का जो पूरा फोकस था वो ये था कि क्राइम क्या है उस पर हमें ध्यान देना है, कि क्यों हो रहा है उसे समझो, फिर पनिशमेंट भी ऐसे दो कि जिससे क्राइम प्रिवेंट हो, ना कि और बढ़े। ठीक है, एंड इसलिए इसका अल्टीमेट जो गोल था ना, वो आया था कि प्रमोट करना एक सेफर सोसाइटी को,
और रिड्यूस करना क्रिमिनल बिहेवियर को। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।